अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 8.4 बी सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो रूल्स हैं और जो हमने प्रॉब्लम 8.4 ए थी वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 8 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम 8.4 ए की तरफ। जो मेरे पास पेज है, पेज नंबर 384 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन बुक है, और हमारे पास जो इसका एडिशन है वो 18th एडिशन है। तो हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम 8.4 ए की तरफ। इसमें हमें कहा गया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द रिकॉन्साइल स्टाइल कंपनीज बुक बैलेंस ऑफ द कैश विद इट्स बैंक स्टेटमेंट कैश बैलेंस एज ऑफ द December 31, 2005। अब इसमें हमने क्या, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपनी जो कंपनी का नेम होता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, और उसके बाद जो हमने फाइंड करना होता है वो लिख लेते हैं, और जो हमें डेट दी गई हो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो भी काम करना है, अगर हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, अगर हम अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये काम लाजमी करना होता है, क्योंकि इसके हमारे पास मार्क्स होते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, और एग्जामिनर पे भी क्या अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो कंपनी का नेम सबसे पहले लिखना है, और जो हम फाइंड कर रहे हैं आपने सबसे पहले वो लिखना है, और फिर जो हमें डेट दी गई हो सबसे पहले वो लिखनी है आपने। तो ये लिखने के बाद फिर ही आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसका फॉर्मेट पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। एक साइड पे हम क्या कैश बैलेंस लिखते हैं, दूसरी साइड पे हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखते हैं, और उसके बाद हमने जो चीज़ें ऐड होती हैं वो ऐड में, और जो चीज़ें हमारे पास लेस होती हैं वो हमने लेस में लिखनी होती हैं। ये हम बात पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी जो हमें रिक्वायरमेंट, जो हमें डाटा दिया गया उसमें जो ए है वो कहते हैं आफ्टर पोस्टिंग इज कंप्लीट द December 31 कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज 31743.70। तो ये हमारे पास कैश बैलेंस दिया होता है, जो हमने कैश बैलेंस अपने जो हमारी कैश बुक की साइड थी उसमें लिख लिया हमने अपना बैलेंस। उसके बाद वो कहते हैं एंड द बैंक स्टेटमेंट कैश बैलेंस फॉर दैट डेट इज़ 45091.80। तो ये भी हमने क्या अपना लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड और उसी तरह लेस, हमने लाइन छोड़ के ऐड और लेस लिख दिया, और फिर जो चीज़ें ऐड होती हैं वो हमने ऐड में लिख दिया, जो चीज़ें लेस होती थी वो हमने लेस में लिखनी है। अब हम आगे जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला चेक नंबर 1273 फॉर 1084.20, चेक नंबर 1282, उसके बाद ये है चेक हमारे पास 390 के लिए, बोथ रिटन एंड इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द December आर नॉट अमंग द कैंसल्ड चेक्स। टू checks number 1231 for the 228089.00 and check number 1242 for 370.1 outstanding on the most recent November 30 reconciliation. Check number 1231 is listed with the December cancelled check, but check number 1242 is not. अब हमारे पास कुछ इसमें हमारे पास ये चेक दिए गए हैं, 4 किस्म के हमारे पास चेक दिए गए हैं, और वो कहते हैं कि इन चारों में से हमारे पास जो चेक नंबर हमारे पास 1231 है वो हमारे पास क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, और बाकी 3 जो चेक्स है वो हमने क्या अपने लिख लेने हैं, क्योंकि ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक्स है। तो जो आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं वो हम कहाँ बैंक स्टेटमेंट में लेस करते हैं। तो हमने जो भी चेक्स है, जितने भी चेक्स है वो हमने क्या लिख दिए, अपने बैंक स्टेटमेंट की साइड पे जाके लिख दिए। उसके बाद हमारे पास जो सी जो हमारे पास है उसमें वो कहते हैं व्हेन द December checks are compared with the entries in the accounting record is found that check number 1267 had been correctly drawn for 2435 to pay for the office supplies but were erroneously entered in the accounting records as 2543। अब ऑफिस सप्लाईज की बात आ गई है, तो जब ऑफिस सप्लाईज की बात आ जाएगी या एरर कहाँ आएगा, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बात बताई थी कि जब ऑफिस सप्लाईज की बात आ जाए या हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात आ जाए या यूटिलिटीज़ एक्सपेंस की बात आ जाए, ऑफिस सप्लाईज की बात आ जाए, तो वो हम कहाँ एरर लिखेंगे, अपना कैश बुक की साइड पे। बस सिर्फ चेक की बात होगी तो वो हम कहाँ लिखेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट की साइड पे। तो इसलिए जब हमने देखा तो ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ तो हमने क्या डायरेक्ट जाके अपनी, हमें पता चल गया कि हमने कैश बुक पे साइड पे लिखना है। मतलब अब ऐड और लेस का इशू है, मतलब इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो करेक्ट होगी और जो सेकेंड वैल्यू होगी वो इनकरेक्ट होगी। अगर आपने देखना है कि
जो फर्स्ट वैल्यू अब हमारी 2435 है, 2435 है। और ये जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो इनकोरेक्ट है, जो कि है 2453। अब हमारे पास जो करेक्ट है अगर वो छोटी हो जाए और जो हमारे पास बड़ी है इनकोरेक्ट है तो वो हमारे पास क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपने जो कैश बुक एरर होगा वो हम ऐड करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू होती वो 2453 होती, मतलब उल्ट हो जाता। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनकोरेक्ट वैल्यू 2435 होते तो हम क्या करते, फिर लेस करते कैश बुक में से। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2435 करेक्ट वैल्यू है और जो हमारे पास इनकोरेक्ट वैल्यू है वो बड़ी है, तो 2453 है। ये ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। तो ये हमारे पास कैश बुक में ऐड होंगे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जो हमारी वैल्यूज इनको माइनस करके जो हमारे पास बचेगा वो हमने लिख देना है। उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास टू डेबिट मेमोरेंडम आर एनक्लोज्ड विद द स्टेटमेंट एंड आर इन अनरिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्सिलेशन व्हेन डेबिट मेमोरेंडम इज फॉर द 749.5 एंड डेबिट एनएसएफ चेक दिया हुआ है। अब हमारे पास एनएसएफ चेक दिया हुआ, तो एनएसएफ चेक हमारे पास कितने का दिया हुआ है, 749.50 तो है डेबिट मेमोरेंडम। उसके बाद वो हमें कुछ इसमें एडिशन करके दे देते हैं कि 732 है जो हमें रिसीव हुआ है कस्टमर से, और जो इसमें हमारे पास फ़ी लगी है वो कितनी लगी है, 17.50 हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग फ़ी लगी है। और उसके बाद वो हमें जो प्रिंटिंग फ़ी कहते हैं वो कितनी लगी है हमारे पास, प्रिंटिंग जो चेक प्रिंटिंग में हमारे पास जो चार्जेस लगे हैं वो कितने हैं, 79 है। अब इसमें हमें दो तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको हम, या तो हमें एनएसएफ चेक जो हमें 732 दिया गया है या वो हम लेस कर दें, और ये जो हमारे पास 17.50 फ़ी दी हुई है इसकी, ये भी हम अलग से मतलब इसमें से लेस कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमें 749.50 डेबिट मेमोरेंडम दिया गया ये हम डायरेक्ट जाके लेस में लिख दें। दो तरीक़ों से, अगर हमने 749.50 लिखना है तो यहाँ तक इनफ है। अगर हमने इस तरह नहीं लिखना तो हम अपना एनएसएफ चेक लिखेंगे पहले 732, फिर उसके बाद जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है वो हम लिखेंगे 17.50, फिर उसके बाद जो प्रिंटिंग चार्जेस होंगे जो हमें आगे 79 दिए होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर ये हमें कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि पहले हमें एक वैल्यू दे देती है, एक वैल्यू दे देते हैं कि डेबिट मेमोरेंडम आपका इतना है 749, और फिर उसके बाद वो क्या कर देते हैं, इन दोनों का मतलब सम दे देते हैं 749 का। अगर हम 732 प्लस 17.50 को सम करें तो हमारे पास ये 749.50 ही आता है। तो इसलिए आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि दोनों अलग वैल्यूज़ क्या दी गई हैं। तो आपने डायरेक्ट जाके क्या करना है, एनएसएफ चेक में जाके 749.50 लेस में जाके लिख देना है, क्योंकि जो हमारे पास एनएसएफ चेक होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास प्रिंटिंग चार्जेस दिए गए वो भी हमने 79 इसमें से लेस कर दिया। उसके बाद हमें आगे स्टेटमेंट पड़ी जो ई स्टेटमेंट है। उसके बाद कलेक्टेड कैश दिया हुआ, मतलब क्रेडिट मेमोरेंडम इंडिकेट्स दैट द बैंक कलेक्टेड 20,000 कैश ऑन द नोट रिसीवेबल फॉर द कंपनी डिडक्टेड 20 कलेक्शन फ़ी। अब हमें कलेक्शन फ़ी भी साथ में दी गई है और 20,000 हमें कैश दिया गया तो हमने 20,000 लिख दिया, और जो 20 थी इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके भी दो तरीके हैं, अगर हम 20,000 लिखें यहाँ भी हम 20,000 लिख सकते हैं, और ये 20 जो हमें कलेक्शन फ़ी दी गई है वो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेस करते हैं, मतलब जो लेस वाले सेक्शन में, क्योंकि जो हमारे पास जो भी चार्जेस होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, अपने लेस वाले सेक्शन में लिखते हैं। तो ये हम लेस भी कर सकते हैं अपने। फिलहाल हमने क्या किया, अब जो 20,000 में दिया होता है उसको यहीं पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और 19,980 हमारे पास यहाँ हमने लिख दिया। दोनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो उसके बाद स्टाइल दिसंबर डेली कैश रिसीट्स फॉर प्लेस्ड इन द बैंक्स नाइटरी डिपॉजिट ऑन दैट डेट डू नॉट अपीयर ऑन द December 31। अब बैंक नाइटरी डिपॉजिट दिए गए तो हमने क्या करना है, बैंक नाइटरी डिपॉजिट अपने ये जो हमारी ऐड वाले सेक्शन में होगा बैंक स्टेटमेंट में हमने क्या लिख देने हैं, जो भी जितने भी हमें दिए गए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। इन सब का टोटल जब हम करेंगे मतलब इसको इन दोनों को हमने ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। या हम इस तरह करें कि इसको इसमें ऐड करें फिर इसको इसमें ऐड करें और इन सबको क्या कर दें, इसमें से लेस कर दें, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, जो 5913.2 ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा दोनों साइड्स पे। इसमें भी ऐसे करना है हमने, या हम ये जो हमारे बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू दी गई है इसको इसमें हम क्या करें, ऐड करें, और इन सब में से हम क्या कर दें, फिर इसको लेस कर दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 5913.2 ही आएगा, जो कि हमारा आ चुका है। तो उसके बाद जब हमने देख लिया कि हमारा जो एडजस्टेड बैलेंस है, जो कि दोनों साइड्स का बैलेंस है, वो हमारा क्या आया, सेम आया, तो हमने कहा ये हमारी क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी हमारी क्या बनी है, बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, करेक्ट बनी है।
उसके बाद हमें वो कुछ फाइंड करने के लिए कह देते हैं, जैसे कि वो कह देते हैं कि हमें एंट्रीज फाइंड करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओ और हमारे पास जो बनाओ बैलेंस शीट बनाओ। तो अक्सर हमारे पास ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज होते हैं ये नहीं आती, लेकिन अगर वो कह देते हैं तो हमें बनानी पड़ जाती हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी एज ऑफ दिसंबर 31। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें बना ली है। उसके बाद वो दूसरी रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू ब्रिंग द कंपनीज बुक बैलेंस ऑफ द कैश इनटू द कन्फर्मेटिव विद द रिकॉन्साइल्ड कैश बैलेंस। अब हमने क्या बनाने हैं, जनरल एंट्रीज बनानी है। तो जनरल एंट्रीज हम किसकी बनाते हैं, हमेशा याद रखनी है आपने, हम किसकी बनाते हैं, बुक बैलेंस की बनाते हैं या कैश बैलेंस की बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट की कभी भी हमारे पास एंट्रीज नहीं होती। तो हमने सिंपली देखा अपना कि जो हमारे पास कैश बुक एरर था, अपना बैंक कलेक्शन का NSF चेक था और प्रिंटिंग चेक था, इनकी हमने क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैश बुक एरर था, जो कि हमारा किसका था, ऑफिस सप्लाईज का। तो आपको पता है ऑफिस सप्लाईज हमारे पास क्या होता है, डेबिट होता है, और जो कैश होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास क्रेडिट हो जाता है जी। इसकी वैल्यू डेबिट और क्रेडिट में सेम हो गए। उसके बाद हमारे पास NSF चेक जो था, अब NSF चेक हमारे पास नॉट सफिशिएंट फंड, मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपने जो हमारे पास बैंक कलेक्शन था वो दिया हुआ है। अब बैंक कलेक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि बैंक हमने कैश के कलेक्ट किया तो हमारा कैश में क्या होगा, इजाफा होगा, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो हमारे पास नॉट रिसीवेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू हमने लिखी हुई थी 19980 जो हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिखी थी वही हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद हमने देखा अपना जो हमारा बैंक चार्जेस थे और जो हमारा NSF चेक था। अब बैंक चार्जेस और NSF चेक हमारे पास दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्योंकि कोई भी चार्जेस होंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा वो हमेशा डेबिट होते हैं। और जो NSF चेक है ये हमारे पास, मैं अभी बता रहा था आपको कि ये क्या होता है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, हमारे पास डेबिट होते हैं। तो जो इन दोनों का इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं, इन दोनों के अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल कैश इसको अलग कर दें और बैंक चार्जेस और कैश इसको अलग कर दें। लेकिन चूंकि हमारे पास इसमें एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं तो हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का सम करके जो हमारे पास टोटल आया वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बैलेंस शीट फाइंड करनी थी। बैलेंस शीट में हमने क्या लिख दिया, जो हमारा एडजस्टेड बैलेंस था, जो भी हमारा एडजस्टेड बैलेंस आया था 50913.2 विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब जो हमारा बैलेंस होगा 50913.2 जो हमारा मतलब एडजस्टेड बैलेंस होगा, तो दोनों साइड पे जो क्या आएगा, इक्वल आएगा, वही हम शो करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में हम वही शो करेंगे। तो आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, अगर वो कहते हैं कि बैलेंस शीट फाइंड करो इसमें, तो आपने ये भी लिख देना है, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ 50913.2 विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसमें जो चैप्टर 8 में हमारे पास यही जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और इसके सिवा कोई क्वेश्चन मतलब जो इसमें पेपर्स में आता है इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपने क्या करना है, 5 ईयर लेना है, और 5 ईयर से जो हमारे चैप्टर 8 के कुछ भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन होंगे वो आपने सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपने मुझे कमेंट करना है, कमेंट लाजमी करना है, ताकि आपका इशू कोई भी आपको इशू वो हल हो सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन 5 ईयर का समझ में नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा या मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूँगा उसी वीडियो का जो आप मुझे कहेंगे। तो होप सो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी और आपका कोई भी इशू होगा वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा लाजमी आता होता है पेपर में, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के वाले से लाजमी आता है, और इस बार भी आया है, लाजमी आएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, लाजमी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लाजमी आपने जो 20 मार्क्स हैं वो गेन करने हैं। तो आपने क्या करना है, 5 ईयर की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी मसला आता है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है और ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।